प्रत्येक दशा में मूलतः एक ही होता है कि अपने विचारों, तथ्यों अथवा भावों को लक्षित समूह तक भली भांति संप्रेषित किया जाए। संप्रेषित मतलब पहुंचाया जाए। अब देखिए ये कहते हैं कि संचार की जो उपयोगिता है वो किसी व्यक्ति के लिए, वस्तु के लिए, स्थान के प्रति भिन्न हो सकती है। देखिए होता क्या है, मान लीजिए आपको सिंपल गपशप करनी है अब दोस्तों के साथ, तो आप उसे फ़ोन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई काम की बात करनी है तब भी आप वो कर सकते हैं। इसमें क्या है कि अगर कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है या स्थान है, उसके प्रति भिन्न हो सकती है संचार की उपयोगिता। आपको अगर ज़रूरी बात करनी है तब भी आप बात कर सकते हैं कम्युनिकेशन का सहारा लेके। अगर आपको ज़रूरी बात नहीं करनी तब भी आप इसका कम्युनिकेशन या संचार का सहारा ले सकते हैं। देखिए इसका मेन मकसद क्या है कि ये कहते हैं कि किंतु संचार का उद्देश्य क्या होता है, अपने विचारों को, भावों को, यानी कि जो आपके विचार है। फॉर एग्जांपल देखिए, उदाहरण के स्वरूप आपको ये मैं वीडियो बना के दे रहा हूँ, तो इसमें जो भी आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, जो अपने विचार दे रहा हूँ कि संचार होता क्या है, आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप ये यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं। तो देखिए जो मेरे मन के विचार हैं, जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप उसे देख रहे हैं किसके ज़रिए, संचार के ज़रिए। तो आप घर बैठे बैठे ये वीडियो आसानी से देख सकते हैं और आसानी से एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये किससे पॉसिबल है, संचार से। अगर देखिए संचार ना हो तो कैसे पढ़ पाएंगे, है ना। आप देखिए आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले आप देखिए जब ज़माना नहीं था। अब देखिए यूट्यूब का ज़माना अभी 5 या 7 साल से ही ज़्यादा बड़ा है। इससे पहले देखिए सब कुछ ऑफलाइन था। आप देखिए यूजीसी नेट का एग्ज़ाम भी ऑफलाइन था। तो पहले हार्ड वर्क होता था, संचार की वजह से क्या है आजकल स्मार्ट वर्क होता है। तो देखिए शिक्षण में संचार के उद्देश्य को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। अब देखिए हम बात करते हैं जो शिक्षण में संचार का उद्देश्य क्या है। देखिए संचार सभी जगह है, हर क्षेत्र में है, चाहे शिक्षा है, चाहे व्यवसाय है, चाहे कोई व्यापार है, हर जगह पे है। लेकिन यहाँ पे मुख्यतः बात करेंगे शिक्षण के बारे में। देखिए शिक्षण हेतु संचार, तो देखिए टीचिंग कम्युनिकेशन, शिक्षण को सफल बनाने हेतु शिक्षक को इस तथ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि वह जिन तथ्यों व सूचनाओं को कक्षा में बता रहा है वह पाठ्यक्रम के अनुसार है, विद्यार्थी की जानकारी के स्तर को बढ़ाने का कार्य करेंगे और परिणाम स्वरूप विद्यार्थियों के ज्ञान की वृद्धि होनी निश्चित है। देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात क्या है कि शिक्षण हेतु संचार, शिक्षण का मतलब क्या है कि जब शिक्षक क्लास में पढ़ाता है तो वो शिक्षण के जरिए पढ़ाता है। तो यहाँ पे देखिए शिक्षण को सफल बनाने हेतु मतलब कि देखिए जब भी एक शिक्षक क्लास में पढ़ाते हैं, जब एक शिक्षक जो है वो कक्षा में पढ़ाते हैं, तो सबसे पहले उनको ये जानना चाहिए कि जो वो पढ़ा रहे हैं क्या वो आपके पेपर के अकॉर्डिंग है, एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग है, पाठ्यक्रम के अनुसार है, और वो आपकी नॉलेज, वो आपका जानकारी का स्तर बढ़ा देंगे। उदाहरण के स्वरूप देखिए अगर आपको मैं ये वीडियो पढ़ा रहा हूँ संचार, ये आपका यूनिट नंबर 4 है कम्युनिकेशन यानी कि संचार, जो आपका यूजीसी नेट पेपर 1 का सिलेबस के अंदर है ना। तो देखिए ये सब कुछ आपको मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपके बिल्कुल पाठ्यक्रम यानी कि बिल्कुल आपके सिलेबस के अनुसार है। तो इससे क्या है, मान लीजिए आपने संचार पहले पढ़ा होगा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप ये वीडियो देखेंगे पूरा, तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिलेंगी। तो इससे क्या हुआ, आपका जो जानकारी का जो स्तर है वो काफ़ी बढ़ गया, तो आपके ज्ञान में क्या हुई, वृद्धि हो गई। तो ये होता है शिक्षण हेतु संचार यानी कि टीचिंग कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है देखिए संचार को जीवंत और प्रभावशाली बनाने हेतु यानी कि टू मेक कम्युनिकेशन लिवली एंड इफेक्टिव। अब देखिए संचार को जीवंत बनाना और प्रभावशाली बनाना। अब देखिए अगर हम शिक्षण में संचार का इस्तेमाल करते हैं तो क्यों करते हैं। देखिए संचार के द्वारा विद्यार्थियों की समझ एवं सीखने की प्रक्रिया को सरल तथा सुगम बनाने हेतु सूचनाओं का उचित प्रकार से संप्रेषण एवं विद्यार्थियों को समयानुकूल ज्ञान अर्जन एवं सामाजिक सामंजस्यता बनाने हेतु प्रेरित करना। अब देखिए संचार के द्वारा क्या है, विद्यार्थियों की समझ एवं सीखने की प्रक्रिया को सरल बनाना। अब देखिए मान लीजिए आप बुक पढ़ते हैं, मान लीजिए आपने पेपर 1 के लिए बुक ले ली, तो अगर आपने बुक पढ़ा, आपको मुश्किल लगा, आपके पास कोई चारा नहीं है, तो उसी को देखिए अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे सेम टॉपिक को, तो आपको उस टॉपिक के रिगार्डिंग देखिए बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें आसान भाषा में आपको वो समझाया होगा। तो इससे क्या हुआ कि जो आपने जो पढ़ा था, जो सीखा था, उस प्रक्रिया को सरल बना दिया, सुगम बना दिया। ये किसकी वजह से हुआ, ये संचार की वजह से हुआ है
है ना। जब भी आप देखिए कोई चीज़ सर्च करते हैं, मान लीजिए आपको लैंग्वेज मुश्किल लगती है, आप गूगल पे सर्च करते हैं, यूट्यूब पे सर्च करते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे सीखने को मिलती हैं। इससे क्या है, आपको देखिए इससे संचार के द्वारा क्या है, जीवंत और प्रभावशाली बनता है ना। तो देखिए शिक्षण क्या हुआ, इससे प्रभावशाली बनेगा, तो इससे आपकी जो सारी जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। अब देखिए छोटे बच्चों की क्लासेस भी आजकल ऑनलाइन होती है। आप देखिए आजकल सारी क्लासेस ऑनलाइन स्टार्ट हो चुकी हैं तकरीबन। तो वहाँ पे क्या है कि जो आपको मुश्किल लगती है, मान लीजिए आपको एक टीचर का समझ नहीं आ रहा, तो आप वीडियो के ज़रिए बाकी टीचरों का देख सकते हैं। तो आपको क्या होगा कि जिस शिक्षक का आपको समझ में आए तो आप उस शिक्षक का पढ़ सकते हैं। तो देखिए कक्षा अनुशासन के लिए संचार, कम्युनिकेशन फॉर क्लासरूम डिसिप्लिन, संचार के विभिन्न या भिन्न भिन्न प्रकारों का उपयोग करके शिक्षक विद्यार्थियों के मध्य उचित, नियंत्रित एवं व्यवहारिक परिस्थिति की स्थापना कर सकते हैं, जिससे कक्षा में किसी भी प्रकार का भटकाव पैदा ना हो। तो देखिए यहाँ पे क्या है, कक्षा अनुशासन के लिए संचार। अब देखिए कक्षा में अनुशासन लाना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए जब जैसे स्कूल में कॉलेज में जाते हैं पढ़ने के लिए, वहाँ पे हम टीचर से पढ़ते हैं, तो देखिए वहाँ पे जो शिक्षक और विद्यार्थियों के मध्य क्या है कि जो वातावरण है, जो अनुशासन बना रहता है। लेकिन देखिए अगर वही क्लास ऑनलाइन बनाई जाती है, पढ़ाई जाती है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। डिसिप्लिन मतलब देखिए जैसे आप लाइव क्लास करते हैं, है ना, जैसे यूट्यूब पे देखिए बहुत सारी लाइव क्लासेस होती हैं। जैसे आप लाइव क्लास ज्वाइन करते हैं तो आपको पता है कि इतने बजे लाइव क्लास आएगी, तो आप उसी समय वहाँ पे बैठ जाते हैं, है ना। तो होगा क्या, आप आसानी से उसे पढ़ पाते हैं। सो देखिए शिक्षक और विद्यार्थियों का बेहतर सामंजस्य और देखिए बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। देखिए संचार कौशल के द्वारा विद्यार्थियों में औपचारिक तथा अनौपचारिक चर्चाओं के द्वारा शिक्षण के साथ साथ कक्षा में विद्यार्थियों पर नियंत्रण भी किया जा सकता है। इस प्रकार नियंत्रित अवस्था विद्यार्थियों एवं शिक्षक के मध्य सामंजस्य एवं सीखने एवं सिखाने की क्षमता को बढ़ाती है। अब देखिए क्या है, अगर देखिए मान लीजिए कि क्लास में जो टीचर है, जो स्टूडेंट है, इनकी शिक्षक और विद्यार्थी है, अगर देखिए दोनों में आपस में क्या है, तालमेल अच्छा होगा, सामंजस्य अच्छा होगा, तो शिक्षक को पढ़ाने में मज़ा आएगा और स्टूडेंट को पढ़ने में मज़ा आएगा। यानी कि शिक्षक को पढ़ाने में अच्छा लगेगा और विद्यार्थी को पढ़ने में अच्छा लगेगा, है ना। तो उससे क्या है कि शिक्षक के द्वारा पढ़ाई गई हर बात को विद्यार्थी याद रखेगा, जो उसके एग्ज़ाम में काम आएगा। तो इससे क्या है, एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बनता है। सो देखिए नेक्स्ट है सामाजिक एवं आर्थिक विषयों का संवर्धन, यानी कि प्रमोशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक सब्जेक्ट। अब देखिए बेहतर संचार कौशल द्वारा शिक्षक को अपने संबंधित विषयों को सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत आपस में संबंध स्थापित करने में उसमें सुगमता होती है, जिससे वह जो विषय पढ़ाता है उसको जोड़ने की कला का विकास होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सामाजिक आर्थिक विषयों का संवर्धन में देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे देखिए मान लीजिए आप संचार के माध्यम से पढ़ते हैं। आप देखिए मान लीजिए आप लाइव क्लास ले रहे हैं कहीं पे, है ना, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो वहाँ पे क्या है कि देखिए जब आपको सामाजिक और आर्थिक विषय आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत जो आपको विषय पढ़ाए जाते हैं वो आपसे कनेक्ट करते हैं, वो आपसे जुड़ते हैं। अब देखिए हमारे समाज में क्या हो रहा है, हमारी आर्थिक स्थिति कैसी है, आर्थिक व्यवस्था कैसी है देश की, जब आपको वो पढ़ाई जाती है तो वो बात आपको जल्दी से समझ आती है। क्यों? क्योंकि आप उसके द्वारा घिरे हैं। क्योंकि देखिए जब आपको वो चीज़ आपसे कनेक्ट करके बताई जाती है तो आप उसे जल्दी समझ पाते हैं। तो ये किससे पॉसिबल है? संचार से। इसलिए देखिए यहाँ पे होना ज़रूरी है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक एकता, सोशल एंड कल्चरल यूनिटी। सामाजिक एवं सांस्कृतिक एकता के लिए विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं को वर्तमान में घट रही घटनाओं के साथ जोड़कर उसे परिभाषित किया जाता है, जिससे राष्ट्रीय एकीकरण को बल मिलता है और व्यक्ति में स्वतः ही भावनात्मक लगाव जुड़ाव पैदा होता है और इसी से सहनशीलता और सहिष्णुता का विकास होता है। अब देखिए सामाजिक सांस्कृतिक एकता पैदा होना ये कैसे है? आप देखिए होता क्या है कि जो इतिहास की जो घटनाएं हो चुकी हैं और वही घटनाएं देखिए वर्तमान में घट रही हैं, उसमें क्या है कि जो घटनाएं बीत चुकी हैं, जो घटनाएं घट रही हैं, आपस में उसे जोड़कर परिभाषित किया जाता है, जिससे क्या है राष्ट्रीय एकीकरण को बल मिलता है और इससे ही आप भावनात्मक तौर पर जुड़ते हैं, है ना।
जब भी देखिए भारत और कश्मीर के बारे में जब भी बात आती है ना, आप देखते हैं 1947 में 1947 से दूरियां बढ़ चुकी हैं। अब भी देखिए तो थोड़ी देर के लिए देखिए आप में देशभक्ति जाग जाती है, तो इससे क्या है, आपका देश के साथ भावात्मक क्या है, लगाव हुआ है। तो इससे क्या है, इससे आपका जो जुड़ाव हुआ है, तो इससे सामाजिक सांस्कृतिक एकता आपकी बनी होती है। सो देखिए यहाँ पे क्या है, मनोवैज्ञानिक प्रेरणात्मक मनोबल यानी कि साइकोलॉजिकल मोटिवेशनल मोरल, मानव जीवन पर सभी प्रकार की घटनाओं का सामाजिक आर्थिक प्रभाव पड़ता है। बेहतर संचार का व्यक्ति के ऊपर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। यदि पूर्व की घटनाओं को चरणबद्ध तरीके से तुलनात्मक अध्ययन के साथ एक क्रमिक विकास में समझाया जाए तो इससे प्रभावशाली संचार होता है। देखिए यहाँ पे क्या है, मनोवैज्ञानिक प्रेरणात्मक मनोबल। अब देखिए यहाँ पे है क्या, आप देखिए कि जो आप चीज़ें देखते हैं वो आप समझते हैं, है ना। इससे देखिए कि जो समाज में घटनाएं होती हैं, आर्थिक घटनाएं होती हैं, उसका सीधे प्रभाव है हमारी ज़िंदगी में। तो देखिए इससे क्या है कि अगर बेहतर संचार लेके आया जाए तो उससे क्या है कि व्यक्ति के ऊपर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ेगा। इससे क्या है कि जो चीज़ें क्रमबद्ध तरीके से हो रही हैं, आप देखिए दिन भर कितनी चीज़ें होती हैं, है ना, जो पूर्व की घटनाएं हैं उससे हम जोड़ देते हैं और आज से तुलना करते हैं। हम देखते हैं कि भारत जब आज़ाद हुआ था तब अंग्रेज़ों का राज था, तो तब से लेके अब तक देखिए 4G 5G का ज़माना आने वाला है ना। 4G तो आ चुका है, 5G भी आने वाला है। तो इससे क्या है कि तुलनात्मक करके देखते हैं कि भारत पहले क्या था अब क्या है, तो इससे क्या है आपको प्रेरणा मिलती है। सो नेक्स्ट हम करेंगे संचार की प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। अब देखिए संचार की प्रक्रिया में बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। जैसे देखिए एक मैसेज भेजने वाला होता है, एक रिसीव करने वाला होता है, एक उसका फीडबैक होता है। अब देखिए मैसेज भेजने वाले को इंग्लिश में कहते हैं सेंडर, हिंदी में कहते हैं प्रेषक, और मैसेज रिसीव करने वालों को इंग्लिश में कहते हैं रिसीवर और हिंदी में कहते हैं प्राप्तकर्ता। मैसेज को हिंदी में कहते हैं संदेश, है ना, और फीडबैक को हिंदी में कहते हैं प्रतिपुष्टि। तो देखिए यही सारी चीज़ें हैं, नाम इनके अलग अलग हैं हिंदी और इंग्लिश में, लेकिन बातें दोनों सेम हैं। एक तरफ देखिए आपका दोस्त है, एक तरफ आप है। आपके दोस्त को आप तक कोई बात पहुंचानी है तो वो क्या करेगा कि आपको फ़ोन करेगा, तो आप बात को आसानी से समझ पाएंगे। तो एक किससे पॉसिबल हुआ, ये संचार से पॉसिबल हुआ। जो आपका टेलीफोन है वो संचार का माध्यम है। तो देखिए संचार प्रक्रिया गतिविधियों का एक क्रम है जहां भेजे गए संदेश को रिसीवर द्वारा उसके इच्छित अर्थ में समझा जाता है। यानी कि देखिए सिंपल इसका मीनिंग क्या है लाइन का, यहाँ पे कहते हैं कि जो संचार की प्रक्रिया है, पहली बात तो देखिए वो क्रम में है, क्रम में मतलब लाइन वाइज है। यहाँ पे क्या है कि जो संदेश रिसीवर को यानी कि जिस तक संदेश पहुँचाना है वहाँ तक पहुँचाया जाता है इच्छित अर्थ में, यानी कि जो आपके मन में है। मान लीजिए आपने अपने दोस्त तक कोई बात पहुंचानी है जो आपके मन में है, तो आप संचार के माध्यम से अपने दोस्त तक बात को पहुंचाते हैं। मेरा वीडियो बनाने का मकसद है कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, इसलिए देखिए मैं जो कहना चाहता हूं आप वो समझें, यही मेरा उद्देश्य है। तो मैं हुआ सेंडर, आप हुए रिसीवर। उदाहरण के लिए यदि वांछित परिणाम प्राप्त होता है तो टेलीफोन के माध्यम से खरीद आदेश या बातचीत का निष्पादन पूरा हो जाएगा, अर्थात आपूर्तिकर्ता वांछित फ़ोन के कृत्यों के रूप में वांछित सामान और फ़ोन कॉल कृत्यों के रिसीवर भेजता है। देखिए ये थोड़ा सा अटपटा सा है लाइन, तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि सब कुछ जो है वो आप, अगर आपको कुछ देखिए कुछ भी बात कहनी है तो आप क्या करेंगे, आप टेलीफोन के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जो प्रेषक के संदेश के रिसीवर से जोड़ती है। एक क्रियाओं संचालन का कुछ अंतक निर्देशित परिवर्तनों की श्रृंखला की व्यवस्थित श्रृंखला है। हालांकि वास्तविक जीवन की स्थितियों में संचार प्रक्रिया जितना लगता है उससे अधिक जटिल है। तो देखें यहाँ पे क्या है, ये संचार की क्या है एक प्रक्रिया है। इसमें क्या है देखिए क्रियाएं हैं, संचालन है, कुछ अंत तक देखिए बहुत सारी व्यवस्थित श्रृंखला है। व्यवस्थित श्रृंखला मतलब देखिए अगर आप टेलीफोन करेंगे तो आपका फ़ोन में देखिए पहली बात तो जो बैलेंस होना चाहिए, है ना, अगर वही नहीं होगा तो कैसे बात करेंगे। दूसरी बात है कि नेटवर्क होना चाहिए, नेटवर्क नहीं होगा तो कैसे बात करेंगे। संचार की देखिए जो स्थिति है जैसी लगती है उससे अधिक जटिल है। इसमें तत्वों की एक श्रृंखला शामिल होती है जिसके परिणाम स्वरूप प्रेषक और रिसीवर द्वारा अर्थ साझा किया जाता है। अब देखिए वो है क्या, देखिए पहली बात सिंपल सी क्या है
कि इसमें है क्या। इसमें देखिए सबसे पहले प्रेषक है, जिसे हिंदी में कहते हैं सेंडर, है ना। प्रेषक को हिंदी होगी प्रेषक, इंग्लिश में होगा सेंडर। और इसे इनकोडर भी कहा जाता है, इनकोडर, इनकोडर भी इसे कहा जाता है। इनकी मैसेज बनाने वाला सेंडर, इनकोडर या प्रेषक एक ही बात है। देखिए प्रेषक वह व्यक्ति है जो संदेश भेजता है, जनरेट करता है और भेजता है। वह संदेश के स्रोत का प्रतिनिधित्व करता है। संचार प्रक्रिया तब शुरू होती है जब प्रेषक एक विचार या संदेश विकसित करता है जिससे वह प्रसारित करना चाहता है। उसे विचारों को उस तरीके से व्यवस्थित करना होगा जो रिसीवर समझ सकता है। कक्षा में व्याख्यान देने वाला एक व्याख्याता संदेश भेजने वाला होता है, या एक बैठक में अपनी टीम को संबोधित करने वाला प्रबंधक संदेश भेजने वाला होता है। अब देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात क्या है कि देखिए जो प्रेषक है वो कौन है, वो व्यक्ति जिसने अपना मैसेज, जिसने अपना संदेश दूसरों तक पहुँचाना है ना, रिसीवर तक पहुँचाना है। अब देखिए इसमें होता क्या है कि जब भी प्रेषक होता है वो पहले देखिए संदेश को बनाएगा, है ना, बात बनाएगा कि बात क्या करनी है, फिर वो संदेश को क्रमबद्ध तरीके से बनाएगा, फिर वो उस भाषा का उसमें प्रयोग करेगा जो रिसीवर आसानी से समझ सके। मान लीजिए कि आप हिंदी समझते हैं, है ना, आपने कस्टमर केयर में फ़ोन किया है तो आप हिंदी सेलेक्ट करेंगे तो आपको सारी बातें हिंदी में बताई जाएंगी, लेकिन आपने इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया तो आपको इंग्लिश में जो बताया जाएगा आपके वो समझ में नहीं आएगा। इसलिए होगा क्या कि जो भी आपकी भाषा है उस भाषा में आपको समझाना है कि ताकि आप उस बात को अच्छे से समझ पाएँ। अब देखिए सेम लेक्चर आप टोटली इंग्लिश में देख लेंगे, आपको समझ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए आपने वो अच्छे से प्राप्त नहीं किया, क्योंकि भाषा आपको जटिल लगी। इसलिए भाषा का ज्ञान होना ज़रूरी है। इसलिए प्रेषक उस भाषा का प्रयोग करेगा जिससे रिसीवर आसानी से समझ पाए। तो देखिए कक्षा में व्याख्यान देने वाला, इनकी जो कक्षा में टीचर होते हैं वो क्या है, वो एक प्रेषक के तौर पे है। जो स्टूडेंट बैठे होते हैं वो क्या होते हैं, वो रिसीवर होते हैं। संदेश, नेक्स्ट है संदेश। देखिए यानी कि मैसेज, संदेश या मैसेज। देखिए संदेश वह विचार या सूचना है जिसे भेजने वाला संदेश देना चाहता है। वह इसे मौखिक रूप से, लेखन या बोलकर, या गैर मौखिक रूप से इशारों या शरीर की भाषा के माध्यम से बता सकता है। जो भी हो, संदेश स्पष्ट रूप से बनाया जाना चाहिए ताकि वांछित उद्देश्य पूरा हो सके। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो संदेश है वो है क्या। संदेश वो चीज़ होती है कि जो एक व्यक्ति को पहुंचाना है, यानी कि जो प्रेषक को, जो सेंडर को रिसीवर तक पहुंचाना है। अब देखिए यहाँ पे संदेश नहीं होगा तो संचार किस काम आएगा। अब देखिए ये मौखिक रूप से हो सकता है या गैर मौखिक रूप से हो सकता है। मौखिक रूप में देखिए दो बातें आती है, या तो मैसेज को, संदेश को लिख के भेजा जा सकता है, जैसे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आप कॉल कर सकते हैं, जिसे आप बोलकर भी बता सकते हैं। तो गैर मौखिक क्या हुआ, आप इशारों या शारीर के भाषा के माध्यम से समझा सकते हैं, है ना। जैसे देखिए टीचर क्लास में बैठे हैं, वो मौखिक रूप से बच्चों को बोलेंगे कि आप चुप हो जाइए, लेकिन अगर बच्चे माने ना तो देखिए वो सीधे मुंह पे उंगली रख लेते हैं, तो बच्चे समझ जाते हैं कि चुप होना है। तो इसे है क्या, संदेश पहुंचाया गया है गैर मौखिक रूप से। तो ये है संदेश। अब देखिए इनकोडिंग, नेक्स्ट है इनकोडिंग। इनकोडिंग क्या है, देखिए इनकोडिंग जो है वो प्रेषक करता है। इनकोडिंग का मतलब होता है मैसेज बनाना। मैसेज तो हो गया, संदेश हो गया कि क्या है, लेकिन इनकोडिंग कैसे बनाना है। देखिए एक बार प्रेषक को यह स्पष्ट हो जाता है कि किस संदेश को प्रेषित करना है, वह उस कोड को तय करता है कि जिसके माध्यम से संदेश प्रेषित किया जाएगा। संदेश मूर्त या अमूर्त होते हैं और इसलिए इसे सार्थक बनाने के लिए किसी रूप, शब्द, हाव भाव, चरित्र में बदलना होगा। इनकोडिंग का अर्थ है संदेश को प्रतीकों में परिवर्तित करना। देखिए संदेश का इसका इनकोडिंग का मतलब क्या है कि संदेश को प्रतीकों में परिवर्तित करना। आप देखिए जैसे आप देखिए सड़क पे जाते हैं तो वहाँ पे देखिए रेड लाइट होती है ना, रेड लाइट होती है, येलो होती है, ग्रीन होती है। इनकी लाल बत्ती, पीली बत्ती और हरी बत्ती होती है। लाल का मतलब होता है रुकना, पीली बत्ती का मतलब होता है तैयार होना, हरी का होता है चले जाना। तो देखिए ये क्या है कि आपको पूरा डिटेल में नहीं लिखा गया, लेकिन आपको वहाँ पे क्या है कि चिन्हों में बताया गया, संदेश को प्रतीकों में बताया गया कि ताकि आप इसे आसानी से समझ पाएँ। तो देखिए यही होता है कि जब हम देखिए, जैसे मान लीजिए हम आपको लेक्चर देते हैं तो यहाँ पे क्या है कि बहुत सारी चीज़ें हम देखिए हाईलाइट कर देते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे जो पूरा आपको बताया जा रही है ये एक ब्लैक कलर में है, लेकिन इसका जो हेडिंग है वो रेड कलर में है। तो इससे क्या है, आपको ये बताना कि ये इसका पार्ट है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
है ना। तो ये चिन्हों में परिवर्तित करना, इनकोडिंग करना। सो देखिए, इनकोडिंग संदेश को अर्थ देता है या विचारों को कोड में परिवर्तित करता है जिसे रिसीवर द्वारा समझा जाता है। इनकोडिंग का अर्थ है कि संदेश को शब्दों, प्रतीकों या इशारों में अनुवाद करना, या तीनों का एक संयोजन हो सकता है। कोड स्थिति के लिए उपयुक्त होना चाहिए, अर्थात रिसीवर द्वारा व्याख्या की गई तरीके से व्याख्या की गई है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि इनकोडिंग का मतलब है कि संदेश को कोड में परिवर्तित करना। वही देखिए लाल बत्ती वाली बात आ गई, वही सेम है ना। तो आप देखिए मैंने यहाँ पे रेड कलर से लिखा है, बाकी सारा ब्लैक है। ये क्या है, आपको इशारा मिला है, ये आपको प्रतीक दिया गया है, मैसेज को इनकोड किया गया है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए नेक्स्ट है संचरण यानी कि ट्रांसमिशन। अब देखिए ट्रांसमिशन में संचार के माध्यम या चैनल का चयन किया जाता है। एक बार यह तय करने के बाद कि संदेश लिखित रूप में भेजा जाना है, प्रेषक इलेक्ट्रॉनिक चैनल या ईमेल या फैक्स के माध्यम का चयन कर सकता है। लघु संदेशों को टेलीफोन के माध्यम से प्रेषित किया जा सकता है, लेकिन लंबे संदेश पत्र या परिपत्र के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। अब देखिए संचरण का मतलब क्या होता है, देखिए इसे माध्यम भी कह सकते हैं। संचरण का मतलब होता है कि जो मैसेज सेंडर को देना है वो किस माध्यम से देगा। देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ईमेल का इस्तेमाल होता है आजकल, इलेक्ट्रॉनिक चिट्ठी, पहले ज़माने में चिट्ठी लिखा करते थे, आजकल ईमेल है ना। तो बहुत सारी चीज़ें देखिए आपको ईमेल के जरिए भेज सकते हैं, फैक्स के जरिए भेज सकते हैं, बोल के बता सकते हैं। अगर देखिए मैसेज कोई छोटा है, संदेश छोटा है, तो आप बोल के बता सकते हैं, लेकिन बहुत लंबा मैसेज है, बहुत लंबी चीज़ आपको वहाँ पे देनी है, तो आप वो बोल नहीं पाएंगे। इसलिए क्या होगा, उसे ईमेल किया जाएगा या पत्र द्वारा भेजा जाएगा। तो देखिए चैनल की पसंद संदेश पर निर्भर करती है, प्रेषक के निजी पक्षपात और सूचना की प्रकृति। लघु संदेश आमतौर पर टेलीफोन के माध्यम से भेजे जाते हैं। जहां चित्र, चार्ट और चित्र संदेश का हिस्सा बनते हैं, उसे लिखित रूप में भेजा जाना चाहिए। व्यक्ति पक्षपात में किसी विशेष चरण के लिए प्रेषक की प्राथमिकता शामिल होती है। अब देखिए जहाँ पे देखिए मान लीजिए कि ये जो आपको मैं चीज़ समझा रहा हूँ, है ना, जैसे मान लीजिए आपने कोई बुक ली है, कुछ भी है, लेकिन देखिए उसमें कुछ चित्र बने हैं, चार्ट बने हैं, संदेश का जो हिस्सा है उसे ऐसे ही भेजना होगा लिखती रूप में। वो देखिए बोल के पढ़ाया नहीं जा सकता, तो इसलिए क्या है कि ये होना ज़रूरी है। कुछ प्रेषक लिखित रूप में संवाद करना पसंद करते हैं, संदेश कितना भी छोटा क्यों ना हो, और इसलिए ट्रांसमिशन के लिए लिखित प्राथमिक चैनल को प्राथमिकता दें। सूचना की प्रकृति सूचना की गोपनीयता को संदर्भित करती है। गोपनीय जानकारी है जहां तत्काल प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है, आमतौर पर मौखिक रूप से प्रसारित होती है। अब देखिए जो कोई गोपनीय बात होती है वो बोल के दी जाती है, क्योंकि देखिए अगर आप मान लीजिए कि जो गोपनीय चीज़ लिख के दे देंगे तो आगे चला जाएगा ना, प्रूफ बन जाता है। इसलिए गोपनीय चीज़ों को देखिए मौखिक रूप से दिया जाता है। और देखिए उससे क्या है कि जो छोटी छोटी संदेश हैं उसे भी लिख के भेज सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए मैं आपको ये वीडियो बना दे रहा हूँ, तो अगर आप चाहें तो इसका PDF नोट्स ले सकते हैं। अगर आप चाहिए ये नोट्स घर पे मंगवा सकते हैं। तो ये क्या है कि आपको मैं अपने नोट्स कैसे भेजूंगा, आपके होम एड्रेस पे या PDF पे। तो ये क्या है, संदेश आपको भेजा जा रहा है मेरी तरफ से लिखती रूप में। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ये बोल के मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप इसे भी सुन सकते हैं। तो दोनों तरह से संचार हो सकता है। प्राप्त करता है रिसीवर। अब देखिए प्राप्त करता क्या है, रिसीवर, जिसके लिए मैसेज या संदेश बनाया गया है। अब देखिए प्राप्त करता व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह होता है जिन्हें संदेश पहुंचाया जाता है। टेलीफोनिक बातचीत के मामले में प्रेषक एक रिसीवर को संदेश भेज सकता है, लेकिन समूह चर्चा, सेमिनार और सम्मेलनों के मामले में रिसीवर एक से अधिक हो सकते हैं। अब देखिए टेलीफोनिक मामले क्या है कि जब व्यक्ति एक दूसरे से बातें करते हैं तो देखिए एक व्यक्ति को मैसेज पहुंचाया जा सकता है, लेकिन देखिए 10 बंदों से बातें करनी है तो फ़ोन में बात करना पॉसिबल नहीं हो पाता। इसलिए क्या है कि सेमिनार करना पड़ता है, सम्मेलन करने पड़ते हैं कि ताकि उस बात को 10 व्यक्तियों तक, 50 तक, 500 तक रखा जाए, है ना, वो चीज़। तो देखिए इससे क्या है, संदेश को डिज़ाइन, इनकोड और इस तरीके से प्रेषित किया जाना चाहिए कि रिसीवर इसे आसानी से समझ सके। तकनीकी शब्दों, शब्दजाल और जटिल प्रतीकों के प्रयोग से बचना चाहिए। चयनित चैनल के आधार पर रिसीवर श्रोता, दर्शक या पाठक हो सकता है। देखिए जो बहुत मुश्किल शब्द है उसमें नहीं रखने चाहिए। अगर आप देखिए मुश्किल शब्द रखेंगे तो वो रिसीवर समझ नहीं पाएगा, चाहे आपको वो समझ में आए, लेकिन वो रिसीवर समझ नहीं पाएगा, वो शब्द जाल में फंस जाएगा। इसलिए आपका वो संदेश भेजना बेकार हो जाएगा। इसलिए आसान भाषा में संदेश भेजना जरूरी है, जिससे प्रेषक द्वारा भेजा गया संदेश रिसीवर या प्राप्तकर्ता अच्छे से समझ सके।
सो देखिए नेक्स्ट है डिकोडिंग। डिकोडिंग का मतलब होता है कि जो प्रेषक द्वारा रिसीवर को संदेश भेजा गया है उसे समझा जाना, किसके द्वारा? रिसीवर के द्वारा। अब देखिए डिकोडिंग क्या होता है। देखिए डिकोडिंग का अर्थ है कि संदेश को सार्थक व्याख्या देना। संदेश प्राप्त करने पर रिसीवर अपने सर्वोत्तम क्षमता के लिए प्रतीकों को सार्थक जानकारी में अनुवाद करता है। यदि संचार प्रेषक द्वारा इच्छित तरीके से संदेश को समझता है तो संचार प्रभावी है। इसलिए संचार रिसीवर को प्रेषक द्वारा उपयोग किए जाने वाले कोड और प्रतीकों से परिचित होना चाहिए। अब देखिए होता क्या है कि जब भी प्रेषक रिसीवर को संदेश भेजता है तो उसमें वो उन चिन्हों को रखता है कि जिससे रिसीवर आसानी से समझ पाए। अगर देखिए मान लीजिए कि रिसीवर ने चिन्हों को आसानी से समझ लिया तो उसको संदेश पूरा समझ में आ जाएगा। अगर वो नहीं समझ पाया तो संदेश भेजना गलत हो जाएगा। तो इससे क्या है कि देखिए जो भी प्रेषक द्वारा संदेश भेजा जाता है तो उसमें जो रिसीवर होता है वो उस मैसेज को समझता है। सो देखिए नेक्स्ट है शोर यानी कि नॉइज। देखिए संचार की प्रक्रिया में परेशान करने वाले कारक का प्रतिनिधित्व करता है। यह प्रभावी संचार में हस्तक्षेप करता है और संदेश की स्पष्टता को कम करता है। संदेश भेजने वाले द्वारा इरादा से अलग व्याख्या की जाती है। ध्वनि वाली मशीन के पास बातचीत करना, टेलीफोन लाइन में गड़बड़ी, है ना। अब देखिए संचार यानी कि शोर क्या है कि जब भी आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो उसमें क्या है, गड़बड़ी होना, है ना। आपने बहुत अच्छा मान लीजिए टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं, बाहर जनरेटर चल रहा है तो टीचर जितना मर्जी बढ़िया पढ़ा रहे बच्चों को समझ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है, शोर आ गया। सो देखिए ध्वनि वाली मशीन यानी कि बहुत ज़्यादा मशीन आवाज़ करेगी, अगर आप उसके पास खड़े होकर बातचीत करेंगे तो ना तो आप प्रेषक की बात सुन पाएंगे ना रिसीवर की बात सुन पाएंगे, है ना। तो टेलीफोन लाइन में गड़बड़ी आ जाए, कोई नेटवर्क इशू आ जाए तो तब भी बात समझ नहीं आती। प्रेषक या रिसीवर की शारीरिक बीमारी या मानसिक परेशानी, मान लीजिए कोई व्यक्ति ऊंचा सुनता है तो आप उससे बात करेंगे तो वो आपकी आधी बात समझेगा, आधी समझेगा ही नहीं। मनोवैज्ञानिक बाधाएं, इसमें क्या है, मनोवैज्ञानिक बाधाएं जैसे विश्वास है, भय है, धारणा है। जैसे मान लीजिए आपके मन में कोई विश्वास है, भय है, आपको कितनी भी अच्छी बात बता दी जाए तो आपके मन में वो बात पहले से रहेगी। शोर के सामान्य रूप हैं जो प्रेषक द्वारा प्रेषित संदेश की गुणवत्ता को बाधित करते हैं रिसीवर को। अब देखिए रिसीवर को ये सारी बातें क्या है करती हैं, प्रभावित। अब देखिए रिसीवर बहुत इंपॉर्टेंट बात सुन रहा है, बाहर देखिए शोर मच रहा है, जनरेटर चल रहा है या कुछ भी है, तो वो प्रेषक की बात को समझ नहीं पाएगा। नेक्स्ट है प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक। सो देखिए फीडबैक का, प्रतिपुष्टि का मतलब है कि जब रिसीवर ने मैसेज को रिसीव किया उसके बाद उसको समझ में आया या नहीं, ये डिसाइड करना। अब देखिए प्रतिक्रिया प्रेषक के संदेश के लिए रिसीवर की प्रतिक्रिया है। रिसीवर शब्दों, प्रतीकों या इशारों के माध्यम से प्रेषक को अपनी प्रतिक्रिया देता है। यह संचार प्रक्रिया का उत्क्रमण है जहाँ रिसीवर प्रेषक बन जाता है और प्रेषक रिसीवर बन जाता है। जब तक रिसीवर संदेश का जवाब नहीं देता संचार प्रक्रिया अधूरी है। देखिए प्रतिपुष्टि फीडबैक में क्या है कि जो रिसीवर है वो प्रेषक बनता है, प्रेषक जो रिसीवर बनता है। यानी कि जब प्रेषक ने संदेश भेजा है, रिसीवर को ये बताना है कि समझ में आया कि नहीं। जब तक वो नहीं बताएगा तो संचार की प्रक्रिया अधूरी रहेगी। यदि आवश्यक हो तो प्रतिक्रिया प्रेषक को अपने संदेश को बदलने में मदद करती है। यह रिसीवर को संदेश स्पष्ट करने की अनुमति देती है और अपने आत्मविश्वास का निर्माण के लिए प्रश्न पूछता है और प्रेषक को संदेश की दक्षता जानने में सक्षम बनाता है। फीडबैक संचार प्रक्रिया को पूर्ण बनाता है। आप देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आपने कोई वीडियो देखा, है ना, आपने मेरा वीडियो देखा, आपने फिर इसे बुक से पढ़ा, फिर आपने और वीडियो देखा, बाकी जगह भी देखिए सेम अगर पढ़ाया जाए सेम चीज़ को तो आपको लगेगा कि हाँ ये चीज़ जो है वो अच्छी है, उसका फीडबैक आपका अच्छा हुआ। लेकिन पढ़ाया कुछ और है, सिलेबस में कुछ और है, तो आपको ये शक हो जाएगा कि ये चीज़ गलत है, वो चीज़ सही है ना, वो चीज़। आमने सामने के संचार में प्रेषक तुरंत प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकता है, लेकिन लिखित संचार में प्रेषक को संदेश पर प्रतिक्रिया प्राप्त करने में समय लगता है। प्रबंधक द्वारा कर्मचारी को 6 के बजाय सप्ताह में 7 दिन काम करने के लिए भेजे गए एक लिखित नोटिस को तब तक लागू किया जा सकता है जब सभी नोटिस को पढ़कर और हस्ताक्षर किया हो। देखिए जब भी आमने सामने जब भी देखिए संचार होता है तब देखिए आमने सामने बात समझ में आई कि नहीं वो उसी टाइम पता लग सकता है। लेकिन देखिए जब प्रबंधक है कर्मचारी को कहता है कि आप 6 दिन की बजाय 7 दिन काम करिए, तो ये कब तक पॉसिबल है, जब तक देखिए सभी के वहाँ पे हस्ताक्षर हों। आवश्यक होने पर अधीनस्थ नोटिस पर प्रतिक्रिया देंगे और बदलाव की सिफारिश करेंगे।
अधीनस्थ द्वारा स्वीकार किए जाने पर प्रबंधक नोटिस को लागू कर सकते हैं जब तक यह आदेश ना हो, है ना। तो देखिए जब तक आदेश ना हो तब तक क्या है इसे लागू नहीं हो सकता, इसकी सिफारिश कर सकता है। तो सिंपल सी बात क्या है, जब तक आमने सामने हो तो वो प्रतिक्रिया दे सकते हैं, लेकिन घर बैठे बैठे वो कैसे कर सकते हैं ना वो चीज़। सो देखिए प्रतिपुष्टि या फीडबैक दो तरफा है, संचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक तरफा संचार में प्रेषक बिना किसी प्रतिक्रिया के रिसीवर से संपर्क करता है, लेकिन दो तरफा में क्या है कि रिसीवर प्रेषक को प्रतिक्रिया प्रदान करता है। हालांकि एक तरफा संचार कम समय लेता है और अधिक क्रमबद्ध होता है, दो तरफा संचार में प्रतिक्रिया से अधिक सटीक बनाती है। अब देखिए संचार का जो प्रतिपुष्टि है, फीडबैक दो तरह से, एक है एकल, यानी कि संदेश भेज दिया प्रेषक ने लेकिन जवाब नहीं आया, दूसरी तरफ एक तरफ रिसीवर है, दूसरी तरफ सेंडर है, यानी कि प्रेषक है और प्राप्तकर्ता है, उन्होंने आपस में बातचीत की है और उन्होंने आपस में क्या फीडबैक दिया, तो इससे क्या है वो प्रभावी बनता है। तो सिंपल सी बात क्या है कि दो तरफा कौन सा होता है कि जहाँ एक तरफ रिसीवर है, एक तरफ प्रेषक है, एक तरफ संदेश भेजने वाला, दूसरी तरफ संदेश प्राप्त करने वाला। तो इससे क्या है, इससे होता क्या है कि ये अधिक प्रभावी बनता है। तो फीडबैक में यही है कि जब भी जो संचार के मामले में जब भी एक प्रेषक है उसका संचार तभी सफल माना जाएगा जब रिसीवर या प्राप्तकर्ता संदेश को अच्छे से समझ पाएगा, अपनी प्रतिक्रिया दे पाएगा। तो ये है, जैसे मैं आपको मान लीजिए कि आपको मैं वीडियो समझा रहा हूँ, तो मेरा ये मतलब होगा समझाने का कि मैं आपको ऐसे शब्द समझाऊं जो आपको समझ में जल्दी से आ जाए। देखिए अभी मैं आपको सारी लाइनें जो है एक बार में समझा रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैं सीधे सीधे समझा रहा हूँ ना, अगर सोच के चलिए कि यही लाइन अगर आपको मैं पीछे से यानी कि उल्टा पढ़ना स्टार्ट करके मैं आपको समझाऊँ तो आपको कैसा समझ आएगा, बिल्कुल समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो मौखिक संचार में क्या है कि जो शब्दों की व्यवस्था है वह संरचित होती है। ठीक है, आप देखिए मैंने यहाँ पर लिखा संचार के प्रकार, मैं लिख दूँ के प्रकार संचार, संचार मौखिक, ऐसे कुछ लिख दूँ तो शब्दों का मतलब नहीं बनेगा, तो वो शब्दों की व्यवस्था नहीं होती। तो शब्दों की व्यवस्था कैसी होती है, जब शब्दों को हम एक साइड पे और एक सही रूप से रखें। उसके बाद देखिए प्रेषक विचारों या विचारों को संप्रेषित करता है या बोले गए या लिखित रूप से प्राप्त करने को का संदेश देता है। अब देखिए जो प्रेषक का क्या मतलब यहाँ पे है, प्रेषक को इंग्लिश में कहते हैं सेंडर या इनकोडर, मतलब कि वो व्यक्ति, वो बंदा जो मैसेज या संदेश देता है उसे बोलते हैं प्रेषक। प्रेषक क्या करता है, इसमें जो उसके विचार है उसे संप्रेषित करता है, यानी कि जिसने मैसेज देना है वो उसे संप्रेषित करता है, यानी कि वो अपने मैसेज को बोलकर या लिखकर ऐसा संदेश देता है कि सामने वाले को उसकी बात समझ में आ जाए। तो देखिए मौखिक संचार कितनी तरह का है, देखिए यहाँ पे ये लिखित संचार है, मौखिक संचार है, दृश्य संचार है और ऑडियो विजुअल संचार। देखिए इसे हिंदी में इसका थोड़ा सा जो शब्द था, मीनिंग था, बहुत मुश्किल था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया कि ताकि आपको वो अंडरस्टैंडिंग हो जाए, आपको समझ में आ जाए, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। बाकी देखिए नेक्स्ट है लिखित संचार का भी हम पढ़ते हैं, जैसे हमने देखा ना ऊपर कि इसके टाइप्स कौन से हैं, आई इसकी टाइप थोड़ी सी जान लेते हैं यहाँ पे। लिखित संचार देखिए, लिखित संचार विचारों के लिए सूचना बनाने के लिए पर्याप्त समय देता है, यानी कि लिखित संचार क्या है, जो विचार है उसे सूचना देने के लिए, यानी कि अगर आपको किसी को चीज़ बतानी है, लिख के बतानी है, तो उसके लिए आपको पर्याप्त समय है। मान लीजिए कि व्यक्ति आपके सामने कुछ बैठा है, अगर आप उसको बोल के जवाब दोगे तो आपको बहुत एकदम से जवाब देना पड़ेगा। अगर आपके पास टाइम है, अगर आपके पास लिख रहे हो तो आप उसको काफ़ी देर तक उसको आप लिख सकते हो, यानी कि आप किसी को मैसेज टाइप करके भेजोगे तो आपके पास शब्दों को चुनने के लिए काफ़ी समय मिल जाता है। आपको एक मैसेज टाइप, मान लीजिए आपने कोई मैसेज टाइप किया, वह गलत हो गया, आप उसे सही भी कर सकते हो। अगर आप किसी को बोल के कुछ कह दोगे तो आप उसे सही नहीं कर सकते, है ना। तो देखिए लेखन के दो मुख्य सिद्धांत हैं, लिखने के लिए व्यक्त करें, प्रभावित करने के लिए नहीं। यानी कि यहाँ पे क्या है कि अगर आप लिखती रूप में किसी से संचार कर रहे हो, यानी कि आप देखिए लिखित संचार का मतलब कि जब हम किसी से कोई चिट्ठी लिखते हैं, कोई मैसेज लिखते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, फेसबुक करते हैं, लिखते हैं ना मैसेज, वो क्या है, लिखित संचार है। अब यहाँ पे मुख्य सिद्धांत क्या है, दो मुख्य सिद्धांत होते हैं कि लिखने के लिए व्यक्त करें, ना कि प्रभावित करने के लिए। यानी कि इस लाइन का क्या मतलब है, अगर आप किसी को कोई चीज़ लिख रहे हो तो उसे, आप जो मैसेज लिख रहे हो अपने मन की भावनाएं उसे व्यक्त करिए, उसे प्रभावित करने के लिए नहीं। यानी कि जो आप मैसेज देना चाहते हो आपको उसे स्पष्ट रूप से बताना है कि आप क्या बता रहे हो।
आपका प्रभावित नहीं करना। इस लिखित रूप में पत्र, मेमो, परिपत्र, रिपोर्ट, विज्ञापन और ईमेल आदि शामिल हैं। प्रभावी लिखित संचार की आवश्यकता है। देखिए यहाँ पे क्या है, इस लिखित रूप में क्या है कि पत्र हो सकता है, रिपोर्ट हो सकती है, विज्ञापन हो सकता है। होता है ना विज्ञापन, मान लीजिए कि सड़क पे आप जा रहे हैं तो वहाँ पे रास्ते में कोई पोस्टर लगाओ, उसके ऊपर लिखा हो, तो वो आपके काम में आ सकता है। या आप अखबारों में पैम्फलेट पढ़ते हैं कोचिंग सेंटर के या कहीं और के, तो वो भी विज्ञापन है, तो वो भी लिखित संचार है। यानी कि लिखित रूप में अगर किसी को मैसेज पहुंचाया जाता है, संदेश पहुंचाया जाता है, तो वो कहलाता है लिखित संचार। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें हमें उपयुक्त शब्दों का प्रयोग करें। यानी कि शब्दों में दो वाक्यों के बीच बहुत अंतर हो सकता है। अनुचित शब्द प्रेषक और रिसीवर के बीच गलतफहमी पैदा कर सकते हैं। अतः लेखक को उपयुक्त शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। इसमें कहने का ये मतलब है कि आपको शब्दों का प्रयोग जो है वो बिल्कुल उपयुक्त करना चाहिए। ऐसे शब्द लिखने चाहिए कि जिससे वो बिल्कुल स्पष्ट समझ सके। यहाँ पे लिखा है एक बात, प्रेषक और रिसीवर। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि कोई आप, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए कि आप किसी को मैसेज दे रहे हो, संदेश दे रहे हो, आप अपने शब्दों का वैसा प्रयोग करें कि उसको जो मैसेज रिसीव करने वाला आपका दोस्त है या कोई भी है वो उसे आसानी से समझ ले। अगर आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करोगे जो कन्फ्यूज़न पैदा कर दें, तो आपके दोनों के बीच में गलतफहमी पैदा हो जाएगी, जिससे आपका जो मैसेज है वो सही ढंग से पहुंच नहीं पाएगा। तो बिल्कुल उपयुक्त शब्दों का इस्तेमाल करना है कि ताकि वो आसानी से समझ सके। विचारों की स्पष्टता का अर्थ है कि एक संदेश को थोड़े प्रयास से समझ जाना चाहिए। लिखित में छोटे, आसान और प्रभावी शब्दों और पैराग्राफ का उपयोग होना चाहिए। यानी कि विचारों की स्पष्टता से क्या है कि जो स्पष्टता है उसका जो अर्थ, विचारों की स्पष्टता आशय ये है कि आप जो अपना देखिए कि जो संदेश दे रहे हैं उसको, जो आपके विचार हैं आपके मन में जो आप व्यक्त कर रहे हो वो बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए। लिखी जो चीज़ें हैं वो छोटी होनी चाहिए। छोटी का मतलब ये है कि आपका जो संदेश है वो इतना लंबा नहीं होना चाहिए कि आप पूरी कहानी लिख दो। आपको थोड़े समय में, थोड़े शब्दों में आपको पूरी बात कह देनी है। और प्रभावी शब्द इस्तेमाल करने हैं आपको। पैराग्राफ का इस्तेमाल करें। देखिए आप पूरा ही अगर एक ही बार में सारा कुछ लिख दो तो वो पढ़ना मुश्किल हो जाता है। आपको पैराग्राफ में लिख के उसे समझाना है, तो जिससे आपके विचार जो है वो स्पष्ट होने चाहिए। आकर्षक स्टाइल का उपयोग करें। देखिए आकर्षक स्टाइल, ठीक है, जो स्टाइल है वो आकर्षक होना चाहिए। देखिए शैली किसी व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत होनी चाहिए, लेकिन यह एक समान और आकर्षक होना चाहिए। यानी कि जो आपके लिखने का जो स्टाइल है वो आकर्षक होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि जिसको पढ़ने के बाद वो जो है वो आपके मैसेज में इंटरेस्ट दिखाए। अब देखिए यहाँ पे मैं आकर्षक, देखिए ना, देखिए आप यहाँ पे जो मैंने आपको जो समझाना चाहिए, यहाँ पे ग्रीन कलर में लिखी हुई, हरे रंग में, अंदर ब्लैक कलर से लिखा है, ये नीचे ब्लू कलर से लिखा है, तो स्काई ब्लू कलर से लिखा है। तो ऐसे देखिए ये क्या है, ये स्टाइल है लिखने का। कुछ शब्द आपको लिखना बोल्ड, थोड़े से मोटे हो जाएंगे बोल्ड में, है ना, कुछ पतले हो जाएंगे, कुछ बड़े हो जाएंगे। वो लिखने का स्टाइल है जिससे आपका जो मैसेज है वो आसान हो सके। तो मौखिक संचार देखिए हम पढ़ ही चुके हैं कि मौखिक संचार वो है कि जब हम किसी से बोल के बात करते हैं, चाहे वो आमने सामने हो, चाहे वीडियो हो, ऑडियो हो, चाहे वो टेलीफोन कॉल हो, चाहे भाषण हो, कुछ भी हो, वो है मौखिक संचार। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं मौखिक संचार के। ये जून 2014 में क्वेश्चन आया था, मौखिक संचार में ब्रेक डाउन के रूप में वर्णित है। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे इंग्लिश में कहते हैं ब्रेक डाउन इन वर्बल कम्युनिकेशन डिस्क्राइब एज। तो देखिए इसके क्वेश्चन, इसके ऑप्शन है शॉर्ट सर्किट, विरोधाभास और असमानता और एंट्रोपी। तो इसका आंसर है एंट्रोपी। नेक्स्ट है संचार में भाषा है। संचार में भाषा क्या है, ये जून 2015 क्वेश्चन है। मौखिक कोड, इंट्रापर्सनल प्रतीकात्मक कोड या गैर मौखिक कोड। तो इसका आंसर है मौखिक कोड। ठीक है, यानी कि जो संचार इसमें भाषा का मौखिक कोड है। अब अगर आप देखेंगे कि अगर हमें किसी से कुछ बात कहनी है तो हम बोल के कहेंगे ना। मौखिक कोड का ये मतलब है कि डिफरेंट तरह की लैंग्वेज, हमारे यहाँ हिंदी भी है, पंजाबी भी है, बाहर देखिए 22 भारत में जो है वो 22 भाषाएं जो है बोली जाती हैं। वैसे बोली ज़्यादा जाती हैं, वैसे मान्यताएं जो है 22 भाषाओं को दी गई है। तो दुनिया में देखिए कितनी भाषाएं हैं, सभी बोल के इस्तेमाल करते हैं, संचार बोल के करते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, वो संचार में भाषा है मौखिक कोड। तो देखिए दृश्य संचार, अब ये क्या है, दृश्य संचार शब्द या चित्र
या दोनों के संयोजन से के साथ हो सकता है। प्रस्तुति में जानकारी को अधिक यादगार बनाने के लिए दृश्य पाया गया है। अब देखिए दृश्य संचार क्या है कि कोई फ़ोटो दिखा दी जाती है, कोई चित्र दिखा दिया जाता है, जिसके साथ क्या होता है कि जो आपको एक संचार है, आपको कोई मैसेज देने का वो ज़रिया होता है। प्रस्तुति में देखिए कि जानकारी को अधिक यादगार बनाने के लिए दृश्य संचार में ऐसा है कि मान लीजिए आपको कोई मैसेज देना है, तो वो उसके ऊपर कुछ ऐसा आपको फ़ोटो दिखा देंगे कि वो आप तक मैसेज है वो आसानी से पहुंच जाएगा। अब देखें जहाँ पे आप देख सकते हैं, मान लीजिए कि अभी आपको पता है कि हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो चुका है, तो आपको दृश्य दिखाएंगे पोल्यूशन हो रहा है, इंसान जो है वो जगह जगह उनको इनकी हालत ख़राब हो रही है, तो वहाँ पे लिखा होगा स्टॉप पोल्यूशन। तो वो क्या है, उससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये पोल्यूशन को मना करें या स्टॉप पॉलीथीन, ठीक है। तो स्टॉप पोल्यूशन ऐसे कुछ करके आप बैनर लगे होते हैं, तो वो क्या है, वो दृश्य संचार है। दृश्य संचार संदेश में इस मोड पर अवगत कराता है कि जो आसानी से रिसीवर द्वारा याद किया जाता है, लेकिन वह मोड बहुत महंगा है। आप देखिए कि अगर आपको कोई चीज़ किसी को समझा के बतानी तो आप आसानी से समझा दोगे, अगर वही बात अगर आपको किसी को आकर्षक तरीके से समझानी है तो वो दृश्य संचार होगा, तो वो काफ़ी महंगा पड़ जाएगा। देखिए मान लीजिए कि इसमें क्या होता है, मैप है, स्लाइड है, मॉडल है, ग्राफ है, डेमोस्ट्रेशन है, चित्र है, टेबल है, चार्ट है, कई कुछ है। अब आप देखेंगे जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो, वहाँ पे कोई फ़ोटो बनी होगी साथ में, है ना, तो वो काफ़ी महंगा हो जाएगा वो, इसलिए क्योंकि इसके ऊपर देखिए कि अगर आपको अच्छे से दिखाना है तो काफ़ी उसमें मेहनत लगती है और काफ़ी वो कॉस्टली पड़ जाती है। वो जब दृश्य संचार, यानी कि संचार क्या है कि आप तक मैसेज पहुंचाने का ज़रिया, हम किसी के पास मैसेज पहुंचाते हैं, वो हम फ़ोटो दिखा के भी पहुंचा सकते हैं, तो वो क्या है, वो दृश्य संचार हो गया। नेक्स्ट है ऑडियो विजुअल संचार। ऑडियो विजुअल क्या है, देखिए ऑडियो विजुअल एक संचार प्रस्तुति की प्रभावशालीता को दृष्टि और श्रवण दोनों के साथ बढ़ाता है। इस लाइन का क्या मतलब है, या ये लाइन थोड़ी सी आपको टिपिकल लगी, इस लाइन का मतलब है कि इनकी वो संचार जिसमें आपको चीज़ दिखाई भी दे रही है, आपको चीज़ सुनाई भी दे रही है। जब हम देखिए कि कोई मूवी देखते हैं, कोई फिल्म देखते हैं, तो उसमें आपको चीज़ सुनाई भी दे रही होती है और दिखाई भी दे रही होती है, वो क्या है, वो ऑडियो विजुअल संचार है। अगर आप मान लीजिए कि कोई ऐसी मूवी देख रहे हैं जो देशभक्ति के ऊपर आधारित हो, भगत सिंह के ऊपर आधारित हो, महात्मा गांधी के ऊपर आधारित हो, कोई कैरेक्टर प्ले कर रहा है, अंग्रेज़ों के टाइम के ऊपर कोई फिल्म हो, झांसी की रानी को, ऐसे देखिए आपको उसमें चीज़ें दिखाई भी देंगी, सुनाई भी देंगी, तो आपको मैसेज पहुंचेगा इसके ऊपर कि अंग्रेज़ों ने कैसे राज किया था, कैसे कैसे करके, है ना। हम मान लीजिए कि राजा अशोक के बारे में बताना हो तो आप तो पढ़ोगे, अगर आपको वही चीज़ आपको वो करके दिखानी हो, वो आपको क्या करेंगे, एक मूवी बना के दिखा देंगे, तो इससे आपको वो चीज़ आसानी से समझ भी आ जाएगी और आप उसे आसानी से देख भी पाओगे। वो संचार का ज़रिया है। ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन का अर्थ है कि वर्तमान प्रस्तुति के साथ चित्र या ग्राफ प्रस्तुत करना। ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन स्पीकर के मुख्य संदेश से दर्शकों के ध्यान आकर्षित करने में मदद करता है। यह लाभ देता है कि संदेश को लंबे समय तक याद रखा जाता है, लेकिन यह बहुत महंगी प्रकृति है। आप देखिए कि अगर आपको किसी फ्रीडम फाइटर यानी कि किसी क्रांतिकारी के ऊपर जीवनी बना के, अगर आपको कोई मूवी बना के, मान लीजिए भगत सिंह के ऊपर कोई मूवी बना के आपको दिखाई जाए, आप वही चीज़ अगर किसी बुक में पढ़ेंगे तो उसमें कोई पैसे नहीं लगेंगे। अगर आपको वही चीज़, सारे वही सीन जो अंग्रेज़ों के टाइम क्रिएट करके दिखाए जाएं, तो आप उसे आसानी से समझ पाओगे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आप जो चीज़ देखते हो वो आपको ज़्यादा समझ में आती है, ज़्यादा लंबे समय तक आपको वो याद रह जाती है। देखिए जैसे टेलीविज़न है, वीडियो, केबल, सिनेमा, मल्टीमीडिया के साथ इंटरनेट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। आप देखिए कि मान लीजिए आप अखबार में कोई न्यूज़ पढ़ते हैं तो आपको वो इतना याद नहीं रहेगा कि अगर आप वैसे ही न्यूज़ की अगर आप कोई यूट्यूब पे वीडियो देख लो तो वो आपको वो आसानी से याद हो जाएगी। तो ये सारे क्या है, ये ऑडियो विजुअल संचार है। अब देखिए इसी के साथ एक क्वेश्चन कर लेते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को निम्न प्रकार के संचारों में से एक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। ये जून 2012 का क्वेश्चन था। यानी कि जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, जो नीचे जो प्रकार के विचार दिए गए हैं, उन्हें कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है, तो इसका आंसर है देखिए ऑडियो विजुअल दो तरीके से। यानी कि जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है अगर हमें वो करनी है तो उसमें ऑडियो विजुअल दोनों ही तरीके हों तो वो अच्छे तरीके से हो पाएंगे। अब हम बात करेंगे गैर मौखिक संरचना, यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मौखिक संचार था वर्बल कम्युनिकेशन, गैर मौखिक यानी कि ये है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। देखिए अशाब्दिक संचार का एक आदिम रूप है
जिसमें शब्दों का उपयोग शामिल नहीं है। यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कौन सा कम्युनिकेशन है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन या गैर मौखिक संचार एक ऐसा संचार का माध्यम है जिसमें शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसमें क्या है? इसमें बॉडी लैंग्वेज यानी कि आपका जो शारीरिक भाषा है आपको बिना शब्दों के वो बतानी है। यानी कि ऐसा संचार जिसमें कोई भी शब्द नहीं है। देखिए, गैर मौखिक संचार संदेशहीन संदेश भेज रहा है या प्राप्त कर रहा है। यानी कि गैर मौखिक संचार क्या है? कि एक ऐसा संदेश जिसमें बिल्कुल भी शब्दों का इस्तेमाल नहीं है। गैर मौखिक संचार का उपयोग इशारों, मुद्राओं, चेहरे की अभिव्यक्ति, संकेत, भावनाओं आदि को संदेश के लिए किया जाता है। अब देखिए, गैर मौखिक संचार क्या है? मान लीजिए कि आप देखिए, मान लीजिए कि जो सीबीआई है, पुलिस वाले हैं, अगर कोई घटना हो जाए, कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए, तो उनको जो सुराग, जो संकेत मिलते हैं वो उससे केस सॉल्व कर देते हैं। वो क्या है? वो गैर मौखिक संचार है, कड़ी से कड़ी जोड़ना। तो सिंपल सा आपको मैं यहाँ पे मीनिंग बताता हूँ कि मौखिक संचार में जहाँ पे आप बोल के या लिख कर शब्दों को प्रकट कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या है कि आपको कहीं पे भी शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना, आपको इशारे से बात समझानी है। मान लीजिए क्लास में टीचर या जो शिक्षक है क्लास में पढ़ा रहा है, उसको पढ़ाने के बाद जब वह बच्चा से पूछता है कि बताइए आपको समझ में आया कि नहीं, अगर वो बोल के बताएं कि हाँ या ना, तो वो कौन सा होगा? वो होगा वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि मौखिक संचार। अगर वो अपना सर हिला दे हाँ या ना में, तो वो होगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि गैर मौखिक संचार। अब देखिए, गैर मौखिक संचार के क्या प्रकार हैं? देखिए यहाँ पे शारीरिक भाषा, व्यक्तिगत शारीरिक भाषा। देखिए आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है कि आपको कैसे इशारे करने कैसे नहीं। व्यक्तिगत है समय भाषा के लिए संलग्न अर्थ, स्वर, पैरा लैंग्वेज की टोन, भौतिक पर्यावरण, भौतिक संदर्भ। तो जानते हैं पहले शारीरिक भाषा को। देखिए, यह किसी भी तरह की बॉडी मूवमेंट होती है जो अलग अलग मूवमेंट या इमोशन को व्यक्त कर सकती है। देखिए, शारीरिक भाषा क्या है? एक ऐसा संचार जिससे पता चल जाएगा कि सामने वाला व्यक्ति क्या कहना चाहता है। देखिए, सबसे पहले है कि चेहरे का भाव, हाव भाव। आपने किसी व्यक्ति का कुछ बात कही, वो हंसने लग गया, यानी कि इससे पता चलता है कि वो व्यक्ति खुश है। आपने कुछ ऐसी बात कह दी कि उस व्यक्ति को गुस्सा आ गया, तो आपको पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति को गुस्सा आ गया। तो ये हमारी बॉडी लैंग्वेज से ही पता चलता है कि हमारा मूड कैसा है। ठीक है, वो क्या है? चेहरे के हाव भाव से पता चलता है। तो देखिए, वो थोड़ी बताएगा कि मेरे को खुशी हो रही है, गुस्सा हो रहा है। वो तो उसका चेहरा देख के बताएंगे ना। अगर वो बिल्कुल गुस्सा कर रहा है, उसका चेहरा लाल हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा ये गुस्सा कर रहा है। तो वो क्या है? वो गैर मौखिक संचार के अंदर आएगा। दूसरा है, देखिए आई मूवमेंट। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, यहाँ पे आंखों की मूवमेंट आएगी। ठीक है, यहाँ पे आंखों की मूवमेंट आएगी। यहाँ पे गलत लिखा हो गया, आंदोलन, ये गलत है। आंखों की देखिए मूवमेंट, देखिए आंखों के इशारे, उससे पता चलेगा। ठीक है, जेस्चर को देखिए कहते हैं हाथों के इशारे। एक होता है पोस्चर है आसन। ठीक है, उसके बाद देखिए सिर हिलाना, हाँ या ना में सिर हिलाते हैं ना आप। ठीक है, वो चीज़। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट है भौतिक उपस्थिति, कोई चीज़ की भौतिक उपस्थिति हो, आपके सामने रखी गई है, वो चीज़। नेक्स्ट है समीपता, इसे इंग्लिश में कहते हैं प्रॉक्सिमिक्स। समीपता देखिए, इसका अर्थ है कि लोगों से स्थान और दूरी बनाए रखना। शब्द निकटता या निकटता से व्युत्पन्न प्रॉक्सिमिक्स के लिए वहाँ अंतरंग, अंतरिक्ष, सामाजिक और सार्वजनिक संधान। देखिए यहाँ पे आप इसको कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको सिंपल से मीनिंग बताता हूँ क्या है। देखिए यहाँ पे क्या है कि समीपता क्या ये है कि मान लीजिए कि जो आप देखें कि जो करीबी आपके परिवार वाले हैं या किसी जो करीबी दोस्त हैं, जो आपके दोस्त हैं, सहकर्मी हैं, ठीक है, आप उनके कितने करीब हो वो आपको अच्छे से जान लेंगे। हम कहते हैं ना यहाँ पे कि मैं तो इसको बहुत अच्छे से जानता हूँ, तो ये तो ऐसा कर ही नहीं सकता। तो वो आपको एक मैसेज देने का ही तरीका है, आप आसानी से समझ पाओगे। नेक्स्ट है समय भाषा। व्यावसायिक बैठक के लिए देर से आना, सांस्कृतिक गतिविधि के लिए और समय को इतना महत्व नहीं दिया जाता। समय भाषा क्या है? टाइम लैंग्वेज, यानी कि कोई भी व्यावसायिक बैठक है, कोई भी बिजनेस मीटिंग है, वहाँ पे देरी हो जाए। और सांस्कृतिक गतिविधि हो, यहाँ पे कोई कल्चरल एक्टिविटी चल रही हो और वहाँ पे समय को इतना महत्व नहीं दिया जाता। मान लीजिए कि आप कोई मीटिंग में जा रहे हैं, बिजनेस मीटिंग में, आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आप 1 घंटे के लिए जा रहे हो। वहाँ पे
आप देरी भी हो सकती है, 3 घंटे भी लग सकते, 4 घंटे भी लग सकते हैं। जब तक आपका काम ख़त्म ना हो जाए तब तक आप वहाँ से नहीं आ सकते। कल्चरल एक्टिविटी, कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम हो रहा हो तो वहाँ पे टाइम फिक्स नहीं होता है, ऐसे करके। तो आइए इसके क्वेश्चन कर लेते हैं अब लगे हाथ। हर प्रकार का संचार इससे प्रभावित होता है। ये दिसंबर 2015 क्वेश्चन था। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, संदर्भ। कक्षा में एक संचारक का विश्वास स्तर निम्न द्वारा निर्धारित किया जाता है। इनकी कक्षा में एक संचारक का विश्वास, संचारक मतलब क्या, संचारक मतलब कि जो कम्युनिकेटर यानी कि टीचर, उसका जो विश्वास है वो कैसे निर्धारित होगा। इसका आंसर है नेत्र संपर्क का उपयोग। क्लास में अगर शिक्षक पढ़ा रहा है तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं अगर उनका आई कांटेक्ट होगा, नेत्रों का संपर्क होगा, तभी वो अच्छे से कर पाएंगे। निम्न में से किसी कक्षा में गैर मौखिक संचार के घटकों का पता लगाएं। यानी कि किसी कक्षा में गैर मौखिक संचार, एक ऐसी क्लास जहाँ पे नॉन वर्बल मैसेज दिया जा रहा है। तो ये जुलाई 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, यानी कि चेहरे की अभिव्यक्ति, काइनेसिक्स यानी कि आपकी शारीरिक भाषा और व्यक्तिगत स्थान। यहाँ पे बताया गया था कि गैर मौखिक संचार आपको कक्षा में पता लगाना है। अगर मान लीजिए क्लास में एक टीचर पढ़ा रहा है तो बच्चों को कैसे समझ में आ रहा है कैसे नहीं आ रहा है, तो वो चेहरे की अभिव्यक्ति से ही पता चलेगा। जब मौखिक और गैर मौखिक संदेश विरोधाभासी होते हैं तो यह कहा जाता है कि अधिकांश लोग डैश में विश्वास करते हैं। ये जनवरी 2017 का क्वेश्चन था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, गैर मौखिक संदेश। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे औपचारिक संचार की। औपचारिक संचार देखिए क्या है यहाँ पे। औपचारिक संचार में उचित चैनल, कुछ नियम, सिद्धांत और उचित प्रारूप का उपयोग किया जाता है। ये संचार संदेश या सूचना को केवल गर्त उचित चैनल पर पारित किया जाता है, जिसमें ज़्यादातर लिखित प्रारूप जैसे कि व्यावसायिक संगठन में ईमेल, रिपोर्ट, परिपत्र, मेमो, नोटिस आदि होते हैं। प्रबंधन द्वारा सूचित और उचित न्यायिक स्तर पर एक प्रारूप संचार बनाया जाता है। देखिए आपको मैं औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही आपको मैं एक ही बार में समझा देता हूँ, बहुत ईजी है। देखिए होता क्या है कि औपचारिक संचार को कहते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन और अनौपचारिक को कहते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। औपचारिक संचार कहाँ पे होता है कि किसी कंपनी के अंदर, किसी संगठन के अंदर, वो होता है संचार, औपचारिक संचार। यानी कि अगर किसी कंपनी ने किसी अपने एम्प्लॉय जो उसके कर्मचारी हैं उससे कोई बात करनी है, कोई संचार करना है, तो औपचारिक संचार होगा। यानी कि वो बिजनेस से रिलेटेड ही होगा। यानी कि ऐसा संचार जो बिजनेस से रिलेटेड हो वो कहते हैं औपचारिक संचार। ठीक है, यानी कि जो जहाँ पे काम कर रहे हैं या उस चीज़ से संबंधित हो तो वो है औपचारिक संचार। मान लीजिए कि एक कॉलेज है, वहाँ पे अगर छुट्टी का संदेश देना है कि कल को छुट्टी है, तो वहाँ पे आपको लिख के नोटिस बोर्ड पे लग जाएगा, ठीक है, या मैसेज आ जाएगा कि कल को छुट्टी है। वो क्या है, वो औपचारिक संचार है। दूसरी तरफ औपचारिक संचार क्या है कि आप दिन भर जो अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से बातें करते हैं, वो अनौपचारिक संचार है। औपचारिक संचार में क्या होता है कि जब भी आप किसी को मैसेज पहुंचाते हो, कुछ भी मैसेज देते हो, वो बिल्कुल ही उसमें शब्दों का व्यवस्थित रूप से इस्तेमाल होता है। यानी कि कट टू कट बात होती है कि जिससे उसके वो काम में आए। अनौपचारिक संचार में क्या है कि आप जिससे मर्जी बातें करते रहो, उस बातों का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ें हैं इसमें। तो नेक्स्ट है ग्रेप वाइन संचार। ग्रेप वाइन क्या है, एक शैक्षिक संचार चैनल है जो उन व्यक्तियों से संबंधित है और जो अनौपचारिक संचार प्रणाली से जुड़े हुए हैं, और इस प्रकार अनौपचारिक संचार को ग्रेप वाइन संचार के रूप में जाना जाता है। इसमें अफवाहें, गपशप, आधारहीन समाचार प्रचार और विकृत तथ्य शामिल हैं। इस प्रकार की नेटवर्क सूचना किसी विशेष दिशा में प्रभावित नहीं होती। ग्रेप वाइन संचार का सीधा ही मतलब है कि एक ऐसी खबर जो बिल्कुल ही बेबुनियाद है, बिल्कुल ही झूठी है, यानी कि एक ऐसी खबर जिसका कोई मतलब नहीं है, वो क्या है, वो है ग्रेप वाइन संचार। ये किसके अंदर आता है, ये आता है अनौपचारिक संचार के अंदर। आप देख रहे हैं ना डिफरेंस कि फॉर्मल जो कम्युनिकेशन यानी कि और औपचारिक जो संचार है वो एक ऐसा संचार है कि जिसमें आपको व्यवस्थित रूप से सब कुछ आपको काम के लिए बताया जाता है। अनौपचारिक संचार में देखिए ग्रेप वाइन संचार भी आ रहा है कि एक ऐसी खबर जो बिल्कुल काम में नहीं है, अफवाहें। आप यूट्यूब पे देखना, वीडियो ऐसी कई आपको दिख जाएंगी जिसके बाहर टैग में कुछ और होगा, जब वीडियो खोल के देखो तो अंदर कुछ और ही होता है। तो वो क्या है, वो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन है, वो ग्रेप वाइन मैसेज आपको दिया जा रहा है।
तो नेक्स्ट है अंतर विभागीय संचार। देखिए छोटे संगठन बहुत सरल तरीके से संवाद करते हैं, लेकिन बहुत बड़े संगठन को एक कुशल प्रणाली की आवश्यकता होती है जिसके द्वारा संवाद और संपर्क कर सके। यानी कि अगर मान के चलते देखें अंतर विभागीय संचार क्या है कि अगर कोई संगठन बहुत छोटा है तो वो आपस में जो संवाद बहुत सरल तरीके से कर लेंगे। यानी कि मान के चलिए कि कोई छोटी सी कंपनी है, छोटा सा मान लीजिए कि कोई कंपनी है छोटी सी, मान लीजिए एक व्यक्ति की 3 दुकानें हैं आसपास, तो वो अपने आप ही वो संचार कर सकता है बहुत आसानी से। अगर किसी की बहुत बड़ी कंपनी हो, बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनी हो, तो वहाँ पे उनको संचार करने के लिए क्या है कुशल प्रणाली का उपयोग करना पड़ेगा। मान लीजिए एक किसी व्यक्ति की कंपनी है, वो 10 मंजिला इमारत की कंपनी है। आप देखिए कि अगर उसको 10वीं मंजिल से पहली मंजिल तक उसको अगर संचार करना है तो वो आसानी से थोड़ी कर पाएगा। उसको उसके लिए कुशल प्रणाली, उसको इंटरकॉम रखना पड़ेगा, टेलीफोन रखना पड़ेगा, काफ़ी कुछ रखना पड़ेगा। जिसमें यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल, आप ये देखिए कि आज से जैसे 25-30 साल पहले जब हम चिट्ठियाँ भेजते थे, होती थी ना कि हम घर में चिट्ठी डालते थे, तो देखिए आजकल ऐसा है ना कि हम मोबाइल से SMS भेज सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो पहले ऐसा फीचर थोड़ी था। पहले ज़माना देखिए कहाँ पे था, कबूतर का ज़माना था। कबूतर के मुंह में चिट्ठी डाली तो वो चले गए। तो धीरे धीरे करते करते जब देखिए डेवलपमेंट हो गई, आज हम अपने 4G के ज़माने में पहुँच चुके हैं। तो उससे पहले अगर हम बात करें 25 से 30 साल पहले की, तो ईमेल जो था नहीं था। तो पहले क्या था, पहले लेटर बॉक्स में जो था वो लेटर डालना पड़ता, चिट्ठी डालनी पड़ती थी पोस्ट ऑफिस में जाके, है ना। तो उसमें क्या होता था कि आपको जो चिट्ठी में लिखना है वो चिट्ठी लिख के फिर उसको जिस पते पे भेजना है आप वो भेज सकते थे। पर आप अब आजकल ऐसा नहीं है। आजकल उसकी जगह ले ली है ईमेल ने। यानी कि ईमेल क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक चिट्ठी है। पहले ज़माने में जब चिट्ठी लिखते थे तो खुद उसे मैनुअली तौर पे जाके उसे लेटर बॉक्स में डालते थे, तो उसे पहुंचने में 10-15 दिन, महीना, कई बार तो 1-1 साल, 10-10 साल अब आते हैं ना केस, इतने देर लग जाते हैं। तो अब ऐसा नहीं है। अब उसने क्या किया है, अब उसी चिट्ठी ने इलेक्ट्रॉनिक रूप धारण कर लिया है। यानी कि चिट्ठी वही है, बस इसे पहुंचाने का तरीका अलग है। जहां पहले चिट्ठी 10 दिन के अंदर पहुंचती थी, आज जो चिट्ठी है जो इलेक्ट्रॉनिक मेल के ज़रिए है वो 1 सेकंड में पहुंच रही है ना। आपको उसका रिप्लाई भी जल्दी आता है इसलिए। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या है कि ये एक प्रकार की चिट्ठी है, एक प्रकार का लेटर है जो आप अपने फ़ोन से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से कहीं पे भी किसी को भी भेज सकते हैं, ये जल्दी पहुंचती है। तो चलिए ये इसमें क्या क्या होता है देखते हैं। देखिए ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल द्वारा कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं के बीच विनिमय संदेश की एक प्रक्रिया है। यानी कि ईमेल क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मेल है जो कंप्यूटर उपयोग करता है, यानी कि जो कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं उनके बीच में क्या है, ये विनिमय संदेश है। विनिमय संदेश क्या है, आपस में जो कुछ उन्हें चीज़ें भेजनी है या कुछ मंगवानी है वो इसे कर सकते हैं। संदेश भेजने वाले इसे प्रेषक कहते हैं और जो संदेश प्राप्त करते हैं उन्हें रिसीवर कहते हैं। इनकी जो संदेश भेजेगा उन्हें हिंदी में कहते हैं प्रेषक, तो जो रिसीव करता है उसे कहते हैं रिसीवर। तो देखते हैं ईमेल। देखिए ईमेल जो है वो कैसे भेजते हैं। देखिए सबसे पहले ईमेल जो होती है, सबसे पहले ऊपर लिखा होता है ईमेल पते से वैकल्पिक रूप से प्रेषक का नाम। यानी कि सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा, जो ईमेल को भेजेगा उसका नाम। इसे इंग्लिश में कहते हैं फ्रॉम, ठीक है। ईमेल पते से और वैकल्पिक रूप से प्रेषक का नाम। प्रेषक का नाम मतलब कि फ्रॉम, यानी कि फ्रॉम सबसे ऊपर आएगा, यानी कि जो ईमेल को भेजेगा सबसे ऊपर उसका नाम आएगा, उसका ईमेल एड्रेस आएगा, ठीक है। उसके बाद दिनांक यानी कि डेट, कि वो किस डेट को भेज रहा है, उसका समय क्या है, उसका टाइमिंग क्या है और उसकी डेट क्या है, तारीख क्या है। फिर करने के लिए रिसीवर का ईमेल पता। करने के लिए मतलब कि इसे इंग्लिश में कहते हैं टू, यानी कि सबसे पहले कहते हैं फ्रॉम, फिर कहते हैं दिनांक को डेट, फिर करने के लिए क्या मतलब है टू, यानी कि जिसको आप ईमेल भेजोगे उसका ईमेल एड्रेस, ठीक है। सबसे पहले आप अपना ईमेल एड्रेस भरेंगे, फिर डेट भरेंगे, फिर जिसको भेजेंगे उसका नाम यहाँ पे भरेंगे। फिर है विषय यानी कि सब्जेक्ट। अब आप यहाँ पे ये लिख सकते हो कि आप जो ईमेल कर रहे हो वो किसके लिए, यानी कि उसको वो किस विषय के ऊपर आधारित है, ठीक है। उसके बाद BCC, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। BCC का मतलब है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी में ब्लाइंड कार्बन कॉपी देख सकता है कि एक ही संदेश नहीं मिला। देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए 2 तरह का ऑप्शन होते हैं,
BCC और CC, यानी कि जब आप किसी को मेल भेजते हैं तो वहाँ पे आपको टू के बाद दो ऑप्शन, टू के बाद देखिए जब आप किसी को फ्रॉम करते हैं, फ्रॉम के ऑप्शन पर जाते हैं, जब आप उसकी ईमेल आईडी भरते हैं, मान लीजिए कि आप किसी को ईमेल भेज रहे हो, तो जब आप उसको फ्रॉम उसकी अपने दोस्त की ईमेल आईडी भरोगे तो आपको वहाँ पे दो ऑप्शन और दिखाई देंगे, CC और BCC के। CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी और BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। CC का मतलब कार्बन कॉपी का मतलब आपको सबसे पहले मैं समझाता हूँ। CC का मतलब कार्बन कॉपी का मतलब ये हुआ कि यानी कि जो आप अपने दोस्त को वो मेल भेज रहे हो वैसा ही सेम मेल की एक कॉपी आप किसी दूसरे दोस्त को भी भेजोगे, यानी कि आप एक ही समय में एक ही मेल को दो पर्सन को भेज सकते हो। एक तो आप जिसे ऑफिशियली भेजना चाहते हो उसे, और दूसरे जो किसी और फ्रेंड को सेम मेल करना है तो आप उसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो BCC होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसका मतलब क्या हुआ कि यानी कि मान लीजिए कि आपने अपने दोस्त को एक मेल किया, दूसरे को भी मेल किया, तो उसको पता चल जाएगा कि जो मेरे पास मेल आया है वो दूसरे को भी भेजा गया है। यानी कि कार्बन कॉपी का ये मतलब होता है कि जो आपके दोस्त के पास मेल आया है वो CC यानी कि CC कार्बन कॉपी के ज़रिए दूसरे को भी मेल सेम वैसा भेजा गया है। पर जो BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी का ऑप्शन है उसका ये मतलब है कि आप किसी तीसरे बंदे को भी मेल भेजना चाहते हो पर आप ये शो नहीं करना चाहते कि ये मेल किसी को दिखाई दे। BCC में आप उसको मेल भेजिए, यानी कि आप देखिए कि किसी खास पर्सन को वही मेल सेम भेजना चाहते हो तो आप BCC में उसका ईमेल एड्रेस भरेंगे। तो जो ऊपर वाले जो CC वाले और जो जिसको आप मेल भेज रहे हैं उनको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि आपने ये मेल किसी और को भी भेजा है, ठीक है। तो BCC का ये मतलब हुआ। BCC ऑप्शन में आपको सिर्फ उसका एड्रेस भरना है, ईमेल एड्रेस भरना है जिसको आप ख़ास तौर पे ये ईमेल भेज रहे हो, और ये सिक्योर रहे और प्राइवेट रहे, तो किसी को ऐसा पता नहीं चलेगा कि आपने इससे कभी कार्बन कॉपी किसी को भेजा है। CC में पता चलता है किसे भेजा है पर BCC में नहीं पता चलता। नेक्स्ट है सामग्री, यानी कि कंटेंट क्या है, आपका कंटेंट क्या है, आप क्या भेज रहे हो, ठीक है। आप क्या भेज रहे हो, टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी कि क्या भेज रहे हो, संदेश प्राप्त करने के बारे में, प्रदर्शित करने के बारे में जानकारी, यानी कि जब आप क्या भेज रहे हो, साथ में आप कोई वीडियो भेज रहे हो, PDF भेज रहे हो, क्या भेज रहे हो, वो इसमें होता है। नेक्स्ट है वरीयता, इसे इंग्लिश में कहते हैं प्रीसीडेंस, यानी कि आमतौर पर बल्क, जंक या लिस्ट जैसे मानों के साथ यह इंगित करने के लिए उपयोग किया जाता है कि स्वचालित छुट्टी या कार्य से बाहर प्रतिक्रिया इस मेल के लिए वापस नहीं की जानी चाहिए। तो ये खैर इतना ख़ास ऑप्शन नहीं है, इसमें ये है कि अगर आप किसी को कोई चीज़ भेज रहे हो, किसी को कुछ भी चीज़ भेज रहे हो, तो वो उसका जो रिस्पॉन्स है वो आपको इस मेल के ज़रिए वापस ना आए। ऐसा होता है ना, कई बार क्या ऐसा होता है कि आप देखिए कि जब आप किसी को SMS करते हो तो उसकी डिलीवरी रिपोर्ट आती है वापस। तो इसमें ऐसा है कि जब आप किसी को वो चीज़ भेजोगे तो आपको वो वापस ना आए, है ना, सीधे उनके पास पहुंच जाए। तो लास्ट ऑप्शन होता है भेजें, यानी कि सेंड का ऑप्शन। तो इसको दबाने के बाद क्या होता है कि जो आपकी जो ईमेल है वो उसके पास पहुंच जाती है। तो चलिए आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ इंग्लिश में बिल्कुल जो आपको मैंने अभी बताया है कि वो क्या होता है। तो चलिए चलते हैं वहाँ पे। देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा ही ऑप्शन होता है ईमेल भेजने के लिए। आपको मैंने हिंदी में बताया था ना, वहाँ पे थोड़ा सा देखिए, थोड़े से शब्द मुश्किल थे। आप इंग्लिश में देखिए। तो देखिए सबसे पहले जब आप ईमेल खोलेंगे तो अगर आपने किसी को ईमेल भेजना है तो ऐसा बना होगा जैसे कि फ्रॉम के ऊपर जैसे देखिए मेरी ईमेल आईडी लिखी हुई है studybharat786@gmail.com। यानी कि अगर मैंने किसी को ईमेल कुछ भेजना है तो इसके ऊपर मेरी आईडी पहले मुझे भरनी होगी। उसके बाद टू का मतलब जिसको मैंने जिसको मैंने कुछ भेजना है, यानी कि पहले मैं अपनी ईमेल आईडी भरूँगा, फिर मैंने जिसको मेल करनी उसकी यहाँ पे आईडी भरूँगा। उसके बाद यहाँ पे CC BC के दो ऑप्शन है ना, CC BCC के, यानी कि कार्बन कॉपी और ब्लाइंड कार्बन कॉपी जो आपको मैं बता रहा हूँ। यानी कि मान लीजिए कि यहाँ पे मैं टू में कुछ ईमेल एड्रेस भर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं किसी को और को भी यहाँ पे भेजूँ ईमेल, तो मैं CC में यहाँ पे जाके उसका है किसी और का यहाँ पे ईमेल आईडी भर दूँगा, और जो मैं इनको ईमेल भेजूँगा वो टू और कार्बन कॉपी दोनों को शो हो जाएगा कि मैंने दोनों को यहाँ पे भेजा है। यानी कि टू वाले को शो हो जाएगा कि मैंने एक कार्बन कॉपी एक अपने दूसरे दोस्त को भी या किसी दूसरे पर्सन को भी भेजी है, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन है यहाँ पे BCC का,
बीसीसी में बस यही है कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी, अगर यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैंने जो टू और सीसी में जो ईमेल आईडी में जिसको जो मैसेज भेजा है, ईमेल भेजी है, मैं चाहता हूँ कि वैसे ही ईमेल मैं किसी और को भी भेजूँ, कार्बन को भी भेजूँ, पर इन दोनों को पता ना चले, ना टू वाले को ना सीसी वाले। तो मैं इसकी आईडी यहाँ पे भरूँगा तो वो प्राइवेट ही वहाँ पे पहुँच जाएगा, तो इनको पता नहीं चल पाएगा। तो यहाँ पे नीचे था सब्जेक्ट हमें क्या भरना है वो साथ में कंपोज ईमेल करके, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऊपर सबसे ऊपर यहाँ पे एरो बना, राइट साइड में देखिए सबसे ऊपर एरो बना हुआ है तिरछा सा। यहाँ पे अगर हम करेंगे तो वहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम ऐसे जाएंगे तो अभी तो बता रहा है कि आपने कुछ नहीं भरा, तो यहाँ पे ऐसे बटन दबाएंगे तो सीधे ही चला जाएगा। देखिए राइट साइड पे जो 3 डॉट बने उसके बिल्कुल बना हुआ है ये, ठीक है। भावी संचार का सिद्धांत है, इसमें हम जो करेंगे वो करेंगे 7 C's, यानी कि जो 7 तरह के जो सी हैं, जो सी से शुरू होने वाले जो शब्द हैं वो बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं। तो देखते हैं क्या है वो। इसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। देखिए 7 C's का मतलब है कि वो शब्द जो सी से शुरू होते हैं, जैसे पूर्णता यानी कि कंप्लीटनेस। देखिए इसमें क्या है, ये आप सोचोगे कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में यानी कि प्रभावी संचार में ये कैसे काम करते हैं। आप देखिए कि कंप्लीटनेस यानी कि पूर्णता, संदेश पूरा होना चाहिए और सभी तथ्यों और विचारों को शामिल करना चाहिए। यानी कि अगर आप कम्युनिकेशन में, देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो कम्युनिकेशन है यानी कि जो संचार है उसमें काफ़ी चीज़ें, यानी कि देखिए 4 चीज़ें तो मेन होती हैं उसमें, वैसे तो 5 होती हैं। देखिए पहले होता है सेंडर यानी कि जो मैसेज देने वाला, फिर होता है मैसेज, फिर होता है कि आप माध्यम, कौन सा माध्यम है, फिर होता है इनकोडर यानी कि मैसेज प्राप्त करने वाला, फिर एंड में आता है फीडबैक यानी कि प्रतिक्रिया। अब देखिए कि इसमें क्या होगा कि संदेश पूरा होना चाहिए और सभी तथ्यों और विचारों को शामिल करना चाहिए। यानी कि अगर आप किसी को कोई मैसेज देते हैं, कोई संदेश देते हैं, तो वो पूरा होना चाहिए, आधा अधूरा नहीं होना चाहिए। इसमें सभी तथ्य और विचार को शामिल करना चाहिए, यानी कि आपको जो बात भी अच्छी लगे, बुरी लगे, कुछ भी है, आपको मैसेज को पूरा करना है। तो ये है कंप्लीटनेस, जो कि हमारा पहला सी है, यानी कि प्रभावी संचार का सिद्धांत का पहला सी कंप्लीटनेस, पूर्णता। दूसरा है कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना, शब्दों का उचित चयन और अनावश्यक शब्दों के उपयोग से बचे। यानी कि अगर आप किसी को मैसेज सेंड करते हैं तो आपको उसमें शब्दों का उचित चयन करना है, यानी कि वो शब्द आपको इस्तेमाल करने हैं जो आपके मैसेज को यानी कि आपके संदेश को अच्छी तरह निभा सके, अच्छी तरह उसमें मैसेज आपका जा सके। तो यानी कि इसमें कोई ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करना जो कि बुरा लगे, अच्छे से अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना है और अनावश्यक शब्दों के उपयोग से बचे, यानी कि जिन शब्दों का कोई मतलब ही नहीं है उसको फालतू में मैसेज लंबा करने के लिए नहीं डालना चाहिए, यानी कि काम की बात उसमें करनी चाहिए। नेक्स्ट है विचार यानी कि कंसिडरेशन। अब देखिए इसमें क्या है कि प्रेषक संदेश भेजते समय रिसीवर को ध्यान में रखता है। प्रेषक का क्या मतलब है, यहाँ पे प्रेषक का मतलब है सेंडर यानी कि मैसेज या संदेश भेजने वाला। अब देखिए उसे क्या है कि जब प्रेषक रिसीवर यानी कि प्रेषक ने, यानी कि मान लीजिए कि कोई मैसेज देने वाला है, अगर उसने किसी को मैसेज भेजना है, वो संदेश भेजते समय अपने विचार को ध्यान में रखता है कि उसका विचार क्या है मैसेज भेजने का। नेक्स्ट है कंक्रीटनेस यानी कि संक्षिप्तता, ठोस, स्पष्ट और निश्चित जानकारी का उपयोग। यानी कि आपका मैसेज जो है वो शॉर्ट में होना चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर आप किसी से बात करते हो, अगर आपको कुछ भी बात उससे करनी है, तो ऐसा मैसेज होना चाहिए कि बिल्कुल शॉर्ट में हो। तो ये ठोस हो, स्पष्ट और निश्चित जानकारी का उपयोग हो। आप देखिए कि मान लीजिए आपके घर में कोई शादी का कार्ड आता है, तो वो शॉर्ट इन्फॉर्मेशन होती है, उसमें सब कुछ आपको शॉर्ट में बताया होता है, जिससे आपको वो संक्षिप्त रूप में, ठोस रूप में पूरी की पूरी जानकारी मिल जाती है। वो भी एक तरह से मैसेज ही होता है। नेक्स्ट है स्पष्टता यानी कि क्लैरिटी, न्यूनतम प्रयासों के साथ संदेश समझने में आसान। यानी कि शब्द, देखिए जो आप मैसेज भेजेंगे वो स्पष्ट होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। यानी कि न्यूनतम प्रयास क्या है, आपको कम समय में जो है अच्छा मैसेज वो भेजना है कि ताकि वो उसे आसानी से समझ पाए। इससे एक और बात है कि क्लैरिटी का ये मतलब है कि जब आप मैसेज भेजोगे वो इतना साफ और स्पष्ट होना चाहिए कि वो आसानी से समझे। नेक्स्ट है सुधार। सुधार का मतलब है करेक्टनेस, तथ्यों, सही और विश्वसनीय जानकारी और उचित भाषा के उपयोग पर आधारित। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जो आपका जो मैसेज है, जो संदेश है, वो फैक्ट के ऊपर, इनके तथ्यों के ऊपर होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए और उसमें जो जानकारी है वो सही होनी चाहिए और भाषा का उचित प्रयोग करना चाहिए। ठीक है।
नेक्स्ट देखिए शिष्टाचार यानी कि कोर्टेसी। शिष्टाचार और विनम्र भाषा का उपयोग दूसरों का सम्मान करने और आत्म प्रशंसा से बचने के लिए करें। यानी कि आपको शिष्टाचार का देखिए पूरा सम्मान रखना चाहिए। इसमें विनम्र भाषा यानी कि आपको